गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मीनाक्षी कुमावत। आज आपकी क्लास जो एलएलबी पार्ट सेकंड की है उसमें टैक्सेशन लॉ की क्लास में एक बार आपका वापस से स्वागत करती हूँ। आज से हम लोग टैक्सेशन लॉ की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को मैं बता दूँ, टैक्सेशन लॉ का जो सब्जेक्ट है वो आपका 7th नंबर का पेपर होगा एलएलबी पार्ट सेकंड में अंडर द डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी बीकानेर। ओके, तो इस तरह से 7 नंबर का ये पेपर है आपका। और इसमें जो हम लोग आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास, तो आज की क्लास हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास होगी जिसमें कि हम इनकम टैक्स एक्ट के बारे में जानेंगे कि इनकम टैक्स का एक्चुअल में इनकम टैक्स का मीनिंग क्या होगा, क्यों इसकी नेसेसिटी है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, इसके फीचर्स या इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं इनकम टैक्स के। ठीक है, तो इन्हें सब चीज़ों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नाउ स्टार्ट द क्लास। स्टूडेंट्स, ये बात मैं आपको अच्छे से ध्यान से एक चीज़ आप समझ लें, जब आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं या फिर जब आप इसको सुन भी रहे हैं तो इसमें लिखा मैंने कुछ आध ऐसी चीज़ें हैं। देखिए, क्योंकि टैक्सेशन लॉ का सब्जेक्ट है जो मोस्टली ऑफ द इंग्लिश में ही है। ठीक है, तो मैं इसमें पूरी कोशिश कर रही हूँ मेरी तरफ से कि मैं इसमें जो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स के फेवर के लिए हिंदी में भी शब्दों को बताऊँ, हिंदी में मैं आपको समझाऊँगी ईजिली, और इंग्लिश में ये आपके लिखे हुए हैं मोस्टली, है ना। तो आप लोग क्या है कि उसको सुन कर, क्योंकि मोस्टली जो है क्लास है वो उसमें इंग्लिश मीडियम के साथ साथ हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी है। तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए तो मटेरियल जैसे इसमें लिखा हुआ है ही, उसके अलावा बुक्स भी मैंने आपको रेफ़र कर ही दी है क्लास में दोनों मीडियम्स की। इसके अलावा अगर ये इंग्लिश में लिखा हुआ है तो इट्स ओके, आप मेरी मैं जो समझा रही हूँ उससे सुनकर भी आप हिंदी में लिख सकते हैं अपने नोट्स में। तो इस तरह से ये हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी सही होगा, काफ़ी प्रॉफिटेबल होगा उनके लिए भी। ठीक है, तो आज से जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास। सो नाउ फर्स्ट हम बात करेंगे आज जो मैं आपको बता दूं, ऑब्जेक्टिव्स, डेफिनेशन, कंसेप्ट एंड की फीचर्स ऑफ द एक्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ टैक्सेशन के बारे में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, द आईटी एक्ट यानी कि इनकम टैक्स एक्ट, हम कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं आज? इनकम टैक्स एक्ट 1961 की हम बात कर रहे हैं, जो आपका 2 यूनिट्स को कवर कर रहा है आपके सिलेबस की। ठीक है, द इनकम टैक्स एक्ट इज़ अ कॉम्प्रेहेंसिव इंस्टीट्यूट दैट फोकसेस ऑन डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट गवर्न टैक्सेशन इन द कंट्री। तो इनकम टैक्स एक्ट क्या है? इनकम टैक्स एक्ट जो है वो एक प्रकार का ऐसा कानून है जो कि क्या कर रहा है, जो फोकस कर रहा है डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस पर, जो विभिन्न नियम और विनियम बता रहा है जिससे कि हमारे देश में टैक्सेशन जो है यानी कि कराधान जो है उसका कराधान जो है वो गवर्न होता है। कराधान का किस तरह से कर आरोपित करा जाएगा, लिवाइड किस तरह से, टैक्स लिवाइड किस तरह से किया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिंग कैसे करी जाएगी, टैक्स का कलेक्शन कौन करेगा, रिकवरिंग कैसे की जाएगी, ये सारे प्रोविजंस जो है वो कौन सा कानून बताता है? इनकम टैक्स एक्ट 1961। ओके, इट प्रोवाइड्स फॉर लिवाइंग, एडमिनिस्ट्रेटिंग, कंडक्टिंग एंड रिकवरिंग इनकम टैक्स। अब ये आपको क्या क्या बताता है? लिवाइंग का मतलब हो गया कर को अधिरोपित करना, मतलब कर उद्ग्रहण करना, कर लगाना। तो किस तरह से कर लगाया जाएगा, किस तरह से कर संबंधी विधि का प्रशासन होगा या कर संबंधी कार्यों का प्रशासन होगा, किस तरह से कर को संग्रहित किया जाएगा, और अगर किसी का कर टैक्स बच गया है तो किस तरह से उसकी रिकवरी की जाएगी। ये सारे प्रोविजंस आपको कहाँ दे रखे हैं? इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। ओके, अब देखते हैं एक यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ आज इससे संबंधित। आयकर अधिनियम 1961 भारत में आयकर निर्धारण का प्रमुख कानून है। जैसा अभी हमने ऊपर देख भी लिया है, ये क्या कर रहा है? आयकर संबंधी विधि है ये, और आयकर निर्धारण का ये कानून है। जब यह अधिनियम लागू कब हुआ? अगर हम इसके डेट ऑफ एनफोर्समेंट की बात करते हैं तो इनकम टैक्स एक्ट जो है वो आपका लागू हुआ है 1 अप्रैल 1961 से। ठीक है, 1 अप्रैल 1962 से। ठीक है, कब से लागू हुआ है? 1 अप्रैल 1962 से ये प्रभाव में आया है। इसमें टोटल कितने सेक्शंस हैं? तो इसमें टोटल 298 सेक्शंस हैं और इसमें टोटल 14 शेड्यूल्स हैं, 14 अनुसूचियां हैं। संसद द्वारा पारित जो वित्त अधिनियम द्वारा इसमें संवर्धन और विलोपन के साथ प्रतिवर्ष इस परिवर्तित यह होता रहता है। यानी कि जो पार्लियामेंट है, देखिए पार्लियामेंट हर साल क्या लेकर आती है? फाइनेंस एक्ट लेकर आती है, और उस फाइनेंस एक्ट के जरिए जो है हर साल टैक्सेशन लॉ में या तो कुछ ना कुछ ऐड होता रहता है या फिर कुछ ना कुछ वहाँ से हटता रहता है, रिमूव होता रहता है। ठीक है, इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया, और ये कहाँ लागू है? संपूर्ण भारत पर ये अधिनियम लागू है। टैक्सेस कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूशन टू द गवर्नमेंट बाय द पीपल। अगर हम कर की बात करें तो कर क्या है? कर सरकार को चुकाए जाने वाला एक अनिवार्य अंशदान है।
ठीक है। जो कौन पे करता है, जनता की तरफ से पे किया जाता है, और किसको दिया जाता है, सरकार को। मतलब कंपलसरी कंट्रीब्यूशन है ये, गिवन बाय द पीपल टू द गवर्नमेंट। ओके। टैक्स दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस फॉर एग्जांपल जैसे इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो एग्जांपल है वो जैसे कि जीएसटी। इसके बारे में, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में मैंने अलग से आपको क्लास में पढ़ाया है। स्टूडेंट्स, मैं जल्दी ही इसके संबंध में आपको वीडियो भी डाल दूंगी ताकि आप अच्छे से समझ सकें कि डायरेक्ट टैक्स क्या है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। नाउ वी कम ऑन द फर्स्ट पॉइंट, मीनिंग ऑफ इनकम टैक्स। अगर हम इनकम टैक्स के अर्थ की बात करते हैं तो इनकम टैक्स क्या है? Income tax is a tax on income levied on the previous year's total income of an assessee at the rates applicable during current year। तो आयकर क्या हुआ? आयकर आय पर लगाया गया कर है। किस पर लगाया गया कर है? इनकम पर। ये मैंने लिखा है ना यहाँ पे, टैक्स ऑन इनकम, आय पर लगाया गया कर है, जो करदाता की पिछले वर्ष की कुल आय पर, मतलब जो आपका करदाता है, मतलब जो असेसी है, असेसी की, जो आपका असेसी है उसकी प्रीवियस ईयर की टोटल इनकम पर, किस पर लगाएंगे आप कर? प्रीवियस ईयर की टोटल इनकम पर लगाया जाता है। चालू वर्ष की दरों के आधार पर लगाया जाता है, तथा चालू वर्ष की दरों पर के आधार पर लगाया जाता है, यानी कि असेसमेंट ईयर, जिसे करंट ईयर भी कहा जाता है। रेट्स कौन सी एप्लीकेबल होगी? जो करंट ईयर में है। तो करंट ईयर की रेट्स के आधार पर असेसी की प्रीवियस ईयर की टोटल इनकम पर जो टैक्स लगाया जाता है, दैट इज कॉल्ड इनकम टैक्स। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब हम बात करें अगर टोटल इनकम की, तो टोटल ऑफ इनकम अंडर 5 हेड्स इज ग्रोस टोटल इनकम। ठीक है। अगर हम इनकम के पांचों हेडों की बात करें, पांचों हेड कौन कौन से हुए हैं आप लोगों के? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, है ना। हम यहाँ पर पांचों चीज़ों की अगर यहाँ पर हम बात करते हैं, ठीक है। 5 हेड्स हुए इनकम के। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन एंड इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इन पांचों सोर्सेज से जो हम इनकम होती है, उस इनकम को क्या कहेंगे? ग्रॉस टोटल इनकम। और व्हेन वी डिडक्ट सम डिडक्शंस इन इट इज कॉल्ड टोटल इनकम। और जब हम उसमें से कटौतियाँ निकाल देंगे तो उसके बाद वो हमारे पास क्या आ जाएगी? टोटल इनकम निकल कर आ जाएगी, जो कि क्या होगी? टैक्सेबल होगी। क्लियर हो गई बात? अब देखिए, यहाँ मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दे रखा था, जैसे कि इस वर्ष के लिए अभी जैसे 2021-22 चल रहा है, तो ये क्या है हमारा? असेसमेंट ईयर, यानी कि करंट ईयर। इस वर्ष की दरों के आधार पर टैक्स लगाएंगे, और किस साल की इनकम पे लगाएंगे? प्रीवियस ईयर। तो अभी प्रीवियस ईयर हमारा कौन सा हुआ? 2021। ओके। असेसमेंट ईयर जैसे मैंने यहाँ लिख भी रखा है, आगे हम डेफिनेशन में भी पढ़ेंगे। ये 12 माह का पीरियड होता है, जो प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। क्लियर? अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स की क्या क्या विशेषताएं होती है? तो इनकम टैक्स का पहला फीचर है और इम्पॉर्टेंट है, इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स होता है। सेकंड, इनकम टैक्स इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स। क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स क्यों कहते हैं इसको? क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो क्या करता है? वो टैक्स वाला काम करता है। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो है वो कंट्रोल एंड गवर्न कौन करता है? सीबीडीटी। सीबीडीटी मीन्स सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। क्लियर? और मेनली ये दोनों किसके अधीन आते हैं? यानी कि अगर हम बात करें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की या फिर अगर हम बात करें सीबीडीटी की, तो मेनली ये दोनों आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। क्लियर? अब देखिए, इन स्टेट से ये जो इनकम टैक्स वसूला जा रहा है ना, स्टेट्स अलग अलग राज्यों से, अब सेंट्रल गवर्नमेंट इसका क्या करती है? तो ध्यान देने की बात है, इट डिवाइडेड बाय 70 और 30 रेशियो। ये जो है 70-30 के अनुपात में बांट दिया जाता है। कैसे बांट दिया जाता है? कि सेंट्रल गवर्नमेंट 70% तो राज्यों को वापस लौटा देती है और 30% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा वेलफेयर एक्टिविटीज़ में खर्च किया जाता है। तो इस तरह से इनकम टैक्स जो है 70-30 के रेशियो में डिवाइड हो जाता है। नाउ थर्ड फीचर इज इनकम टैक्स इज पेएबल बाय एवरी पर्सन। देखिए, हर कोई व्यक्ति जिसकी आय हो रही है, उस व्यक्ति को तो इनकम टैक्स, उस इनकम पर टैक्स देना ही होगा। ठीक है। पर्सन की हम यहाँ बात कर रहे हैं, पर्सन चाहे कोई भी हो, वेदर नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है। चाहे कोई मेल फीमेल हो, इंडिविजुअल हो, फर्म हो, कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हो, कोई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हो, कोई कंपनी हो, HUF हो, तो वेदर एनी
पर्सन, चाहे कोई भी पर्सन हो, उसको अगर कोई इनकम हो रही है अंडर 5 हेड्स ऑफ इनकम, तो फिर वो उसको तो इनकम टैक्स देना ही होगा। फोर्थ फीचर इज इनकम टैक्स इज लिवाइड ऑन प्रीवियस ईयर्स इनकम। इनकम टैक्स जो लगाया जाता है वो पिछले वर्ष की आय पर लगाया जाता है, हम ये डिस्कस करके आ चुके हैं बच्चों। नेक्स्ट, इनकम टैक्स इज लिवाइड ऑन टोटल इनकम। ये भी हमने पढ़ लिया है कि अलग अलग स्रोतों से जो आय होगी, है ना, उन पर अलग अलग टैक्स नहीं लगाया जाएगा, बल्कि सारी आय को एक जगह इकट्ठा करके टोटल इनकम निकाली जाएगी डिडक्शंस को लेस करने के बाद, और जो टोटल इनकम होगी उस पर ही टैक्स लगाया जाएगा। ये पांचों हेड है आपके इनकम के, जो मैंने आपको अभी पीछे वाले स्लाइड में भी लिखे थे, ठीक है, बताए थे वहाँ पर। नाउ सिक्स्थ इज इनकम टैक्स इज लिवाइड एट द रेट्स एप्लीकेबल ड्यूरिंग द करंट ईयर। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि असेसमेंट ईयर के दौरान जो रेट्स होगी उसके आधार पर ही इनकम टैक्स लिवाइड किया जाएगा। इनकम टैक्स इज लिवाइड एज पर स्लैब सिस्टम। इनकम टैक्स स्लैब सिस्टम के अनुसार ही उद्ग्रहित किया जाएगा, लगाया जाएगा। अभी जो मैंने आपको स्लैब सिस्टम बनाया है था, जो आपको पढ़ाया था, जैसे 2021-22 के लिए जो मैंने आपको बताया टैक्स रेट्स, यहाँ मैंने स्लैब आपको बना दिया है, क्लास में भी मैंने इसको आपको समझा दिया था, ठीक है। अच्छा, अब इसका नेक्स्ट फीचर है एग्जेम्प्टेड लिमिट ऑफ इनकम। अब देखिए यहाँ पर कुछ छूट भी हैं, जैसे ये जो हमने स्लैब देखा है उसमें जैसे 60 वर्ष से नीचे का व्यक्ति है तो उसको 2.5 लाख रुपए तक छूट है, यानी कि अगर उसकी प्रीवियस ईयर की इनकम 2.5 लाख रुपए है तो उसे कोई भी टैक्स पे नहीं करना होगा। इसके अलावा अगर उसकी एज जो है वो बिटवीन 60 ईयर्स टू 80 ईयर्स है तो उसे 3 लाख रुपये तक की छूट है। इसके अलावा अगर उसकी एज 80 ईयर एंड अबाउ है तो उसे 5 लाख रुपये तक की छूट मिलेगी। क्लियर? तो इस तरह से हमने क्या देखे, फीचर्स देखे इनकम टैक्स के। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इनकम टैक्स के बारे में। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इनकम टैक्स के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें कि कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स मैंने यहाँ पर आपके लिए निकाले हैं। जैसे फर्स्ट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। ये आप और हम सभी जानते हैं कि इनकम टैक्स जो है वो गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट सोर्स है, रेवेन्यू का, राजस्व का ये प्रमुख स्रोत है। सेकंड जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो ये है कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि पूंजी निर्माण। तो इससे क्या हो रहा है, पूंजी निर्माण भी हो रही है। टैक्स बचाने के लिए हम कई तरीके के इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे पीपीएफ में पैसा डालते हैं, या कुछ ऐसी एफडीज भी होती है जो टैक्स फ्री होती है, कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिन पर भी टैक्स इम्पोज नहीं होता, पोस्ट ऑफिस अकाउंट वगैरह, LIC वगैरह, तो इन सब में हम इन्वेस्ट करते हैं। तो इन सब इन्वेस्ट से क्या होता है, कैपिटल फॉर्मेशन होता है, क्या पूंजी का निर्माण होता है। तो इसलिए भी एक इसका पर्पज़ ये है। इसके अलावा लोगों में एनकरेज सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, यानी कि लोगों में जो है बचत की भावना बढ़ती है, विनियोग बढ़ता है, लोग बचत करने की सोचते हैं कि क्यों ना मुझे कम से कम टैक्स देना पड़े तो मैं कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर दूं। तो इस तरह से लोगों की सेविंग्स भी बढ़ती है और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ते हैं। साथ ही साथ रिड्यूसिंग डिस्पैरिटीज़, यानी कि अमीर गरीब की खाई को पाटना। टैक्स का क्या है, क्या फॉर्मूला है कि जितना टैक्स कैसा है हमारा, प्रोग्रेसिव, जितनी इनकम होगी टैक्स उतना ही होगा। अगर आपकी इनकम कम है तो आपका टैक्स भी कम होगा, सिंपल सी बात है। तो इस तरह से जो है, जैसे जो अमीर व्यक्ति है, जिसको जो ज़्यादा पैसे वाला है उस पर ज़्यादा टैक्स है, जो गरीब है, जिसके पास इतनी इनकम नहीं है, जिसकी इनकम फॉर एग्जांपल 2.5 लाख से कम है, तो उसको टैक्स देनी ही नहीं पड़ती है। या फिर 2.5 लाख से 5 लाख है तो वो उस परसेंटेज के हिसाब से देता है, और 5 लाख से ज़्यादा बिटवीन 5 लाख टू 10 लाख है तो वो ज़्यादा परसेंटेज में देगा। तो इस तरह से क्या है कि कोई भी जो व्यक्ति जितना कमाएगा उसको उतना ही टैक्स पे करना होगा, जिससे कि कॉन्सिक्वेंटली रिड्यूसिंग डिस्पैरिटीज़ का जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल होता है। फिर हम बात कर लें इसमें यहाँ पर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर हम इसका जानना चाहें इनकम टैक्स का, तो देखिए जब हमारे यहाँ पर ब्रिटिशर्स का रूल था, है ना, वाया ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जब यहाँ पर ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित था हमारे इंडिया में, उस समय 1857 का रिवॉल्यूशन, जिसके बारे में आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है ना, 1857 की क्रांति आई थी। उस क्रांति के समय ब्रिटिशर्स को काफ़ी लॉस हुआ था, ठीक है। जब हमारे यहाँ के फ्रीडम फाइटर्स ने उनको, ब्रिटिशर्स को काफ़ी उनको हरा दिया था और उनको परास्त कर दिया था, तो उनको क्या हुआ कि काफ़ी तरीके का लॉस हुआ। उसमें से एक लॉस था पेक्यूनरी लॉस, आर्थिक नुकसान। तो उस आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए 1860 में सर जेम्स विल्सन ने सर्वप्रथम टैक्स लगाया। और ठीक है, सबसे पहले सर जेम्स विल्सन ने टैक्स लगाया, समझ में आ गई बात। अब उसने एग्रीकल्चर इनकम पर भी टैक्स लगाया था, ध्यान रखिए। अभी हम जैसे हमने आज ही क्लास में पढ़ा था एग्रीकल्चर इनकम के बारे में, तो हमारे एग्रीकल्चर इनकम तो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग फुली एग्जिम्प्टेड है ना, पूरी तरह से टैक्स फ्री है। लेकिन उस समय जब जेम्स विल्सन कर का प्रावधान लेकर आया था, उस समय कृषि आय पर भी उसने टैक्स लगाया था,
ठीक है। तो ये सिस्टम क्या था बेटा, कंटिन्यू चलता रहा 1947 यानी कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब भारत की अर्थव्यवस्था काफ़ी सोचने स्थिति में थी, तब भारत के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उन्होंने अंग्रेजों के आयकर कानून को तभी भी चालू रखा कि भाई ज़रूरी है, क्योंकि क्या था, इंडिपेंडेंस था, वो डिवाइडेशन हुआ, उसके बाद में आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई भारत की, तो इसलिए ज़रूरी था कि लोगों से आयकर वसूल किया जाए। तो ये देखिए 3 यहाँ मैंने इनकम टैक्स एक्ट लिखे हैं, 1886 का, 1918 का और 1922 का। ये तीनों इनकम टैक्स एक्ट है आज़ादी से पूर्व के, ठीक है ना। आफ्टर इंडिपेंडेंस इनकम टैक्स एक्ट 1961 बना और ये आज तक भी लागू है। और हर साल जो आपको पता ही है, मैंने बताया आपको कि फाइनेंस एक्ट जो आता है तो उसके द्वारा इसमें कुछ संशोधन कर दिए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने आज की जो इंट्रोडक्टरी क्लास थी आपकी इनकम टैक्स को लेकर वो पढ़ी। उम्मीद है आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। आप इससे नोट्स बना लें अपने, मैंने जो आपको डिक्टेट करके बताया है उसके आधार पर भी आप अपने नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। और अब अगली क्लास में हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ में, ठीक है। तब तक थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।